यूपी। हाय गाइस, कैसे हो आप? आज देखते हैं हमारा टॉपिक है वो है अजमेर में चौहान वंश। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि चौहान वंश है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और चौहान वंश की स्थापना किसने की। ये हमारा टॉपिक है। हम इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बोर्ड पे लिखेंगे। चौहान वंश है, चौहान वंश। सबसे पहले हम देखेंगे चौहान वंश अजमेर का। चौहान वंश की उत्पत्ति वो कहाँ से हुई, चौहान वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी, कब की थी, ये हम सब देख लेते हैं। चौहान वंश है वो हमीरमा काव्य, हमीरमा काव्य और गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा के अनुसार तो बताया गया है कि ये सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी। और आबूशिला लेख के अनुसार बताया गया है कि आबूशिला लेख के अनुसार इनको चंद्रवंशी बताया गया है, चंद्रवंशी। बिजोलियशिला लेख के अनुसार बताया गया है बिजोलियशिला लेख। बिजोलियशिला लेख के बताया गया इन्हें वस्त गोत्रीय ब्राह्मण, गोत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। और जो दशरथ शर्मा थे, दशरथ शर्मा, उनके अनुसार इन्हें बताया गया कि ब्राह्मणों की संतान थी, ब्राह्मणों की संतान। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, जेम्स टोड के अनुसार इन्हें बताया गया कि विदेशी जाति थी, विदेशी जाति या विदेशी वंश था, ठीक है। और जो चंद्रवरदाई था, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई के अनुसार इन्हें पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बताया गया है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बताया गया है कि जो इनकी उत्पत्ति है ना वो अग्निकुंड, अग्निकुंड करने से 4 जातियों का उत्पन्न हुए, 4 जाति उत्पन्न हुई थी। वो थी प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, ठीक है। ये 4 जातियां उत्पन्न हुई थी अब में अग्निकुंड करने से। ये बताया जाता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति यहाँ से हुई थी। अब हमीरमा काव्य गौरीशंकर ओझा ने कहा है कि चौहान वंश था वो सूर्यवंशज है। आबूशिला लेख के अनुसार बताया जाता है कि ये चंद्रवंशी है। बिजोलियशिला लेख के अनुसार बताया जाता है कि वस्त गोत्रीय ब्राह्मण थे। और दशरथ शर्मा के अनुसार बताया जाता है कि ये ब्राह्मणों की संतान थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बताया कि ये विदेशी जाति थी। और चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बताया जाता है कि इन्होंने अग्निकुंड किया, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई ने, कि आबू में पर अग्निकुंड किया वासुदेव ने। तो उनसे 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, जिसे चालुक्य को चौहान भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अनुसार हम देखते हैं कि जो चौहान वंश था उसका स्थापना किसने की या संस्थापक कौन था, ये भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना की थी सन 551 ईस्वी में वासुदेव ने की थी। सांबर के आसपास का जो स्थान था या इलाका था उसमें वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी, सांबर जयपुर में, ठीक है। जो इनकी चौहानों की जो कुल देवी थी वो थी शाकंभरी माता, जयपुर में। ये इनकी छोटी सी बात हो गई। इसके बाद में एक बार और देख लेते हैं
आगे चलते हैं। इसके बाद में चौहान वंश का संस्थापक 551 ईस्वी में 551 ईस्वी में वासुदेव ने सांबर के आसपास चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, स्थापना। तो हम यहाँ से भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि 551 ईस्वी में वासुदेव ने सांबर के आसपास चौहान वंश की स्थापना की। तो वासुदेव इनका मूल पुरुष, चौहानों का मूल पुरुष वासुदेव होगा। और जो आदि पुरुष था वो भी वासुदेव ही था। ठीक है, जो सांबर के चौहान रणथंभौर में भी थे, चौहान जालोर में भी थे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में सबसे पहले सांबर में हुई थी। उसके बाद में आगे देखेंगे हम। ठीक है, वासुदेव था जो चौहान वंश था सांबर का, उसकी कुल देवी थी, वो थी शाकंभरी माता। ठीक है, इस शाकंभरी माता को हम कहते हैं तीर्थों की नानी और देवयानी। इसी को ही कहते हैं शाकंभरी माता को देवयानी व तीर्थों की नानी। ठीक है, इसी को ही कहते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि इसके बाद में जो शासक थे वो कौन कौन से थे, ये हम सब देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो पृथ्वीराज प्रथम था उसका पुत्र था अजयराज। ठीक है, अजयराज ने सन 1113 में 1113 से और 1133 तक 1133 ईस्वी तक अजयराज शासक रहा था अजमेर का, चौहान वंश का। अजयराज जब भी शासक बना तो इसने 1113 ईस्वी में अजमेरू या अजमेर की स्थापना की थी। 1113 ईस्वी में ही गढ़वीठली दुर्ग की स्थापना की थी या बनवाया था। ठीक है, ये यहाँ का अजयराज की कहानी हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि अजयराज की पत्नी थी, वो थी सोमवती या सोमलेखा। उसने अपनी पत्नी के नाम पर चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए थे। उन सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र था। यहाँ पे लिख देता हूं, सोमवती व सोमलेखा। इनके नाम पर इन्हें चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। उन पर लक्ष्मी का चित्र था। इन्होंने ये शिव की भक्ति करते थे। ये पार्श्वनाथ भीलवाड़ा में, यहाँ पर इन्होंने सोने का कलश चढ़ाया था। सोने का कलश। ठीक है,
जो गढ़वीठली दुर्ग था अजमेर में, उससे देखो हम मेवाड़ पढ़ते हैं तो मेवाड़ में हम कुंभा पढ़ते हैं। कुंभा बड़ा प्रसिद्ध शासक था मेवाड़ का, और ये कुंभा लगभग छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आते हम कि कुंभा कौन था मेवाड़ का शासक कौन था। तो कुंभा थे, कुंभा के पुत्र था उदय, और उदय का भाई था रायमल। कुंभा तेरे बेटे दो, एक तो था उदय जिसने कुंभा की हत्या की थी, वो कहलाया पितृहत्या। कुंभा के बाद में जो शासक आता है वो आता है रायमल। वो उदा के बाद उदा का भाई था रायमल, रायमल शासक बनता है। रायमल के बेटे थे चार, या कह सकते हैं रायमल तेरे बेटे चार। सबसे बड़ा था पृथ्वीराज सिसोदिया, फिर था जयमल, जगमल, और फिर उससे छोटा था वो था सबसे छोटा सांगा। उसके बाद में रायमल के बाद में जो शासक बना था वो बना था सांगा। अब हम देखते हैं कि रायमल का पुत्र था वो था पृथ्वीराज सिसोदिया सबसे बड़ा। ये जब पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ से जब अजमेर की ओर आता है, उसकी पत्नी का नाम था तारा। जब तारा के साथ ही जब अजमेर आता है तो गढ़वीठली दुर्ग में जाता है, तब इसकी मरम्मत करवाता है। गढ़वीठली दुर्ग में थोड़े दिन रुक करके उसने गढ़वीठली दुर्ग की मरम्मत करवाई, और पृथ्वीराज सिसोदिया गढ़वीठली दुर्ग की मरम्मत करवाई, और फिर इसकी मरम्मत करवा करके इसका नया नाम रखा। नया नाम वो था तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, इसका नया नाम रख दिया तारागढ़ दुर्ग। अब जब ये पृथ्वीराज सिसोदिया, इसकी पत्नी थी तारा, तारागढ़ दुर्ग रखा था इसकी पत्नी तारा के नाम पर। ठीक है, गढ़वीठली की मरम्मत करवा के जब इसकी पत्नी थी तारा वो गढ़वीठली दुर्ग की ओर से मेवाड़ की तरफ जा रही थी, पृथ्वीराज सिसोदिया जा रहे थे। जब पहले तो ऐसा था नहीं कि साधन थे या वाहन चल रहे थे, ऐसे तो कोई था नहीं पहले। मतलब घोड़ों पे, ऊंटों पे ऐसे सवार होके जाया करती थी सेना, या हाथियों पे। ठीक है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा उसके साथ जा रही थी। तो वहां पर गढ़वीठली के पास में एक घाटी पड़ती है। घाटी मतलब ऐसे पहाड़ था, यहाँ पे घाटी थी, घाटी। ठीक है, जब तारा जा रही थी मेवाड़ की तरफ तो उसका घुंघरू पैर का निकल के यहाँ पर गिर गया था, यहाँ पर। ठीक है, घुंघरू यहाँ पे गिर गया था, पैर का निकल के। तब पृथ्वीराज सिसोदिया ने सोचा कि रानी ने कहा मेवाड़ जाकर कि हे राजा, मेरा पैर का जो घुंघरू है वो गिर गया कहीं पे। जब इसने अपने सैनिकों को भेजा, पृथ्वीराज सिसोदिया ने जब जाकर के देखा तो यहाँ पर गाठी के पास में, मतलब दो पहाड़ थे, पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है उसे हम गाठी कहते हैं। तो गाठी के पास में एक घुंघरू मिला था, तो इस गाठी का नाम रखा गया घुंघरू गाठी। घुंघरू गाठी ये कहां पर है? अजमेर में। और इस गाठी पर आरपीएससी का मुख्यालय है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आया हुआ आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है घुंघरू गाठी अजमेर में। इसके बाद में जब अजयराज का पुत्र था वो था अर्णोराज आनाजी, वो भी देख लेते। इसके बाद में ये भी आप जानते होंगे शायद, आना सागर झील का नाम तो सुना ही होगा आपने अजमेर में। ठीक है, देख लेते हैं इसके बाद में। अर्णोराज या आनाजी ये शासक रहे थे 1133 से और 1153 तक। ठीक है, अर्णोराज ने अजमेर के अंदर आना सागर झील बनवाई।
आना सागर झील बनवाई। ठीक है, इन्होंने अजमेर में आना सागर झील बनवाई। वराह मंदिर बनवाया पुष्कर में। ठीक है, वराह मंदिर बनाया पुष्कर में, आना सागर झील बनवाई। अब आना सागर झील बनवाने का इसका एक ही मतलब था, तुर्कों का रक्त साफ करवाने के लिए, रक्त साफ करवाने के लिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुर्कों का खून साफ करवाने के लिए। जो आना सागर झील थी उसके पास में अकबर का पुत्र था, अकबर का पुत्र जहांगीर। इस आना सागर झील के पास में जहांगीर ने सुभाष उद्यान पार्क या बाग कह सकते हैं, सुभाष उद्यान बाग बनवाया। ठीक है, इसका जहांगीर का जो पुत्र था वो था सांझा। सांझा ने इस झील के किनारे 12 बादरी बनवाई संगमरमर की। ठीक है, ये अनुराग की कथा हो गई थी, इसने वराह मंदिर बनवाया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि सुभाष उद्यान था, उसको हम दौलत बाग भी कहते हैं, दौलत बाग। ये दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अगला शासक था अर्णोराज के बाद में, वो था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, देखते हैं उनकी भी कहानी। विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इस विग्रहराज चतुर्थ था, इसका कार्यकाल था 1153 से या 58 से 77 तक, 1177 तक। विग्रहराज को उपाधि सबसे पहले देखते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ था, उसको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी उपाधि। विग्रहराज चतुर्थ को उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी बिसल देव की। और कविबंधु की कटिबंधुता की, विष्णु का अवतार। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ को ये उपाधि दी गई थी विसल देव की, कविबंधु की, कटिबंधुता की और विष्णु का अवतार। जो इसने विग्रहराज चतुर्थ था, इसने एक संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक लिखा था। इसने हरिकेली नाटक लिखा था, वो संस्कृत भाषा में था। इस हरिकेली नाटक में शिव और अर्जुन का संवाद था। ठीक है, जो हरिकेली नाटक था वो शिव और अर्जुन का संवाद था। अब देखते हैं इन्हें स्थापना क्या क्या करवाई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने स्थापना, इसने बिसलपुर में वो बिसलपुर बांध बनवाया टोंक में। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर बांध बनवाया टोंक में। संस्कृत पाठशाला बनवाई अजमेर में। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर ही हरिकेली नाटक लिखा हुआ था, जो संस्कृत में था।
और फिर इसको तुड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला की जगह एडाई का जोंखड़ा बनवा दिया, जिसे राजस्थान का प्रथम मस्जिद कहते हैं। और उसे ही राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के उसे ही 16 खंभों का महल कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। देखते हैं इसके आगे स्थापना क्या क्या करवाई थी। इसने बिसलपुर बांध बनवाई, बिसलपुर बांध टोंक में बनवाई। संस्कृत पाठशाला बनवाई, पाठशाला अजमेर में। अभी हम देखते संस्कृत पाठशाला थी वो किसकी तर्ज पर थी। संस्कृत पाठशाला थी वो सरस्वती कंठाभरण की तर्ज पर बनी हुई थी, संस्कृत पाठशाला थी। दिल्ली का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अजमेर की ओर आया तो उसने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके इसकी जगह एडाइडिन का जोंखड़ा बनाया। इसे हम डाइडिन का जोंखड़ा भी कहते हैं। ठीक, संस्कृत पाठशाला बनवाई अजमेर में, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इसको तोड़वा करके एडाइडिन का जोंखड़ा बनवा दिया। इसे ही हम राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहते हैं, प्रथम मस्जिद राजस्थान की। ठीक है, संस्कृत पाठशाला हुई। संस्कृत पाठशाला इसे एडाइडिन जोंखड़े को हम प्रथम मस्जिद भी कहते हैं। इसे ही हम 16 खंभों का महल भी कहते हैं, 16 खंभों का महल भी कहते हैं। एडाइडिन जोंखड़ा बताया जाता है कि एडाइडिन जोंखड़ा था वो पंजाब से आके आदमी जब वहां पे मेला पड़ता था तो उसकी तर्ज पर एडाइडिन का जोंखड़ा का नाम रखा गया। और किसी ने कहा कि ये एडाइडिन में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था तो वहां अपना शासक इल्तुतमिश लेके आया था। उसने कहा था कि ये जो यहाँ पर मस्जिद बनाई जा रही है वो 2.5 दिन में निर्मित होनी चाहिए, तो 2.5 दिन में निर्मित हुई थी। उसी के नाम पर उसका एडाइडिन का जोंखड़ा नाम रखा गया था। जब इसने बताया कि विग्रहराज चतुर्थ ने कुछ दिनों तक देखता रहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाता जा रहे हैं, होता गया। जब एडाइडिन का जोंखड़ा बन गया तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली का शासक बना। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ को या बिसलदेव को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को या बिसलदेव को। तो उसे की उपाधि थी तो हमें बिसलदेव भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और दिल्ली पर चौहानों का प्रथम शासक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चौहानों का प्रथम शासक जो दिल्ली पर शासन किया था वो था विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान। ठीक है, इसके बाद में हम अगला शासक पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय। अभी देखते हैं उसके बारे में भी क्या क्या थी। ऐसे अजमेर का चौहानों का लास्ट शासक बचा है पृथ्वीराज तृतीय। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी उपाधि पृथ्वीराज तृतीय की। इसको उपाधि दी गई थी राय पिथौरा की, और उपाधि दी गई थी राय पिथौरा की दल पुंगल की,
ये इसके पास में पृथ्वीराज सिसो तृतीय के पास में ये इसके बाद में उपाधि थी। अब इसका जो कार्यकाल था पृथ्वीराज तृतीय का वो देखते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया के समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज तृतीय पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे मोहम्मद गोरी के रूप में। जब इसने मोहम्मद गोरी दिल्ली से जब अजमेर की ओर आ रहा था तो पृथ्वीराज सिसोदिया के इसके ऊपर कारण था। पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा, वो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी से कहा कि मैं आपके ऊपर कर लगाना चाहता हूँ और आप मुझे कर दोगे, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में से कर लगाने के लिए मना कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर शासन किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को ऐसे कहा तो इन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार हो गया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी, इनके दोनों के बीच में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। वो 1191 में हुआ था कि इसके बीच में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। इसमें विजेता रहा था पृथ्वीराज तृतीय विजेता। दूसरा युद्ध हुआ था वो था 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें भी ये दोनों शासक ही थे। इसमें विजेता रहा वो रहा मोहम्मद गोरी विजेता रहा, ठीक है। मोहम्मद गोरी विजेता रहा तो इसने युद्ध जीतते ही पृथ्वीराज तृतीय को बनाया बंदी बनाकर पाकिस्तान में लेके गए इसे और वहां ले जाकर इसका समाधि स्थल बना दिए। ये इसकी कहानी हो गई। अब देखते हैं कि इसके साथ में मोहम्मद गोरी के साथ में ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती आया था। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती था, वो मोहम्मद गोरी के साथ में आया और वो आकर के अजमेर की ओर आया तो अजमेर में आकर के उसे अपना समाधि स्थल बनाया। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती अजमेर की ओर आया। किसके साथ में आया था? वो मोहम्मद गोरी के साथ में आया। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती दिल्ली की ओर आया मोहम्मद गोरी के साथ में, और वहां पर आकर के इसके पिता का नाम था वो गयासुद्दीन था, माता का नाम था वो बीबी मेनबरा था। जो ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, इसकी दरगाह बनाई गई, वो थी अजमेर में। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, ये दरगाह थी वो विश्व की या संसार की। इस दरगाह को जो अजमेर की ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की जो अजमेर में दरगाह थी, इसे संसार की या संसार का दूसरा मक्का मदीना कहा जाता है। मक्का मदीना कहा जाता है ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह को। इस दरगाह में 2 देग रखे हुए हैं। देग का मतलब होता है कढ़ाई, ठीक है। लोहे के पात्र थे, एक तो था 100 मन का, एक था 80 मन का। ये तो चढ़ाया था अकबर ने और ये चढ़ाया था जहांगीर ने। कहा करते हैं कि जब मोहम्मद गोरी के यहाँ पर दरगाह रखी हुई थी तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन वगैरह होता है या कोई भी ईद वगैरह होती है, उस समय यहाँ पर चावल बनाए जाते हैं इन दोनों में।
एक में बनाए जाते हैं 100 मन चावल और एक में बनाए जाते हैं 80 मन चावल। ये इनकी दरगाह के बारे में बात है कि इन्होंने इतना इतने चावल बनाते हैं, इसमें इतना होता है। ठीक है, इसके बाद में हम और भी देखते हैं राय की तरह की इसके पास में उपाधि थी पृथ्वीराज तृतीय को। इसके बाद में हम लेके चलते हैं हमारा नया टॉपिक, वो है रणथंभौर का चौहान वंश। वो लेके चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना।